क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसमें एक 16 साल के नाबालिग बच्चे ने एक ऐसा भयानक और क्रूर अपराध किया जिससे पूरा कोलकाता, पूरा वेस्ट बंगाल दहल गया था। जहां पर यह क्राइम हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से डरने लगे थे। इसकी वजह भी आपको कहानी में पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कोलकाता के दमदम नाम के एक शहर से। इसी शहर में एक अपार्टमेंट था, शुभम अपार्टमेंट। इसके चौथे फ्लोर पर 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे सुबल बरोई, इनकी दूसरी पत्नी थी नियुति बरोई और इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा कजल बरोई और छोटा बेटा सजल बरोई। जो छोटा बेटा सजल बरोई था वो पहली पत्नी मीनामी बरोई से पैदा हुआ था। बड़ा बेटा दूसरी पत्नी से और छोटा बेटा पहली पत्नी से पैदा हुआ था। जब पहली पत्नी से सजल पैदा हुआ तभी सुबल बरोई ने पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी पत्नी नियुति बरोई के साथ रहने लगा, जिससे इनका पहले से ही एक बच्चा पैदा हो चुका था जिसका नाम था कजल बरोई। धीरे धीरे कुछ साल बीते। छोटा बेटा अपनी माँ के पास ही था। जब वह 8 साल का हो गया तो इसके पिता घर पर वापस आए, यानी सुबल बरोई अपनी पहली पत्नी के घर आए और बेटे को उसकी माँ से अलग करके अपने साथ शुभम अपार्टमेंट ले गए और रहने लगे। सजल की उम्र केवल 8 साल थी। उसे इतना तो पता था कि जिस घर में वह रह रहा है वहां पर इसकी माँ नहीं है बल्कि कोई और है। अब ये सौतेली माँ सौतेले बड़े भाई और बाप के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सजल भी होशियार होने लगा था। उसे भी सारे बातें समझ आने लगी थी कि पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मुझे 8 साल की उम्र में ही मेरी माँ से अलग कर दिया। माँ को जो अधिकार, जो इज्जत, जो खुशियाँ मिलनी चाहिए थी उसे बाप ने छीन ली। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि सौतेली माँ और भाई उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सौतेला सलूक करते हैं, इनडायरेक्टली टॉर्चर करते हैं मानसिक रूप से। सुबल बरोई भी छोटे बेटे को नजरअंदाज करते थे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बड़े बेटे की पुरानी चीज जिसे वो इस्तेमाल करना छोड़ देता था उसे उठाकर छोटे बेटे सजल को दे देते थे, जैसे कि कपड़े, खिलौने, किताबें। ये इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, यानी वो खुलकर बात नहीं कर पाता था, बातों को मन में दबाए रखता था। उसके साथ जो भी बुरा व्यवहार हो रहा था उसका वह विरोध नहीं कर पाता था। यही सब चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह अब तक 16 साल का हो चुका था, हाई स्कूल में आ चुका था। उसे पेंटिंग करने का भी शौक था और वह अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता था। उसके क्लास में उसके 5 जिगरी दोस्त थे। उन्हें भी सजल की हालत का पता था, घर की परिस्थितियों को वह भी जानते थे। तो उसके दिमाग में बातें घूमने लगी कि मुझे बदला लेना चाहिए घर वालों से। उसने अपने 5 दोस्तों से इस बारे में बात की। वह भी साथ देने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि सौतेला भाई, माँ और बाप रास्ते से हट गए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सजल को मिल जाएगी, फिर ये अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह पाएगा। इन्हीं सब लालच और बदले की आग ने सजल के दिमाग में बहुत ही भयानक आइडिया ला दिया। इन सब की उम्र 17 साल भी नहीं हुई थी। सजल प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने अपना मन बना लिया था कि वह घर पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों में प्लान तैयार भी हो जाता है। सजल को लेकर टोटल 6 लोग थे। मौत का दिन चुन लिया गया था, 22 नवंबर 1993। इस दिन सजल की एग्जैक्ट उम्र थी 16 साल 11 महीने और 7 दिन। दोपहर के समय वह सभी बाजार जाते हैं। वहां से रबर ग्लव्स, तेज धार चाकू, रस्सियां वगैरह खरीदते हैं। खरीदारी पूरी हो गई और अब ये रात होने का इंतजार करते हैं। शाम के 7:30 बजे सजल अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है। उस समय सौतेली माँ नियुति अपने रूम में टीवी देख रही थी। वैसे सजल भी इसी समय पर टीवी देखा करता था। सबसे पहले सजल अपने घर पर आया। पीछे पीछे इसके दोस्त भी आ गए। सबके हाथ में एक एक तेज धार हथियार थे। यह लोग सबसे पहले माँ को एक कुर्सी पर बिठाते हैं और उनके हाथ और पैर को कुर्सी से बांध देते हैं। उनके मुंह को भी बंद कर दिया जाता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। थोड़ी देर बाद सौतेला भाई कजल बरोई भी घर पर आया। उसे भी दूसरे रूम में ले जाकर कुर्सी से बांध दिया जाता है। अब पिता के घर पर आने का इंतजार होता है। रात के 12 बजे के करीब पिता सुबल बरोई घर पर आते हैं। सजल अपने दोस्तों के साथ इन पर भी काबू पाता है और तीसरे रूम में ले जाकर कुर्सी से इन्हें भी बांध देता है। हालांकि तीनों अभी भी जिंदा थे, लेकिन अब बारी थी इनकी हत्या करने की।
पर इससे पहले सभी दोस्त घर में मौजूद जितने भी कीमती सामान थे, गहने, जेवरात, घड़ियां, पैसे वगैरह, सभी को एक बैग में भरते हैं और एक दोस्त इन्हें लेकर निकल जाता है। अब सजल अपनी सौतीली माँ के कमरे में जाता है और उनका गला घोंटना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसकी सौतीली माँ ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। अब बारी थी सौतेले भाई की। सजल दूसरे कमरे में आया और अपने भाई का गला घोंटने लगा, लेकिन वो मर नहीं रहा था। अब ये अपना चाकू निकालता है और सौतेले भाई के शरीर को गोदना शुरू कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब बारी थी पिता की। इनका भी सजल ने पहले गला घोटा, फिर चाकू गोदकर उनकी भी हत्या कर दी। कत्ल के बाद यह खुद के ऊपर लगे खून को, हथियार को साफ सुथरा करते हैं। किचन में सरसों का तेल पड़ा हुआ था, उससे हथियार को साफ किया जाता है। काफी रात हो चुकी थी, यह लोग दोपहर से कुछ खाए पिए भी नहीं थे, इन्हें भूख भी लगी हुई थी। वे घर में मौजूद फ्रिज को खोलते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि बंगाली मिठाई पड़ी हुई है। वे सभी लोग उस मिठाई को बाहर निकालते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाते पीते हैं। वहीं उसी टेबल पर चाकू वगैरह भी रखा हुआ था। यह लोग अपने हथियार को वहीं पर सजा कर रख देते हैं। एक दोस्त तो कीमती सामान लेकर पहले ही चला गया था। सजल को लेकर 5 दोस्त अब बचे हुए थे। घर जाने से पहले सुजल के चारों दोस्त उसे एक कुर्सी पर बांध देते हैं, जैसे कि उसके परिवार को बांधा गया था। फिर थोड़ा बहुत उसकी पिटाई करते हैं। यह भी प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद सभी अपने घर चले गए। पूरी रात सजल वहीं पर पड़ा बंधा रहा। जिस घर में उसने अपने परिवार का कत्ल कर दिया था, उनकी लाशें भी वहीं पर पड़ी हुई थी। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। सजल चुपचाप उस कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे सुबह हो गया। सजल के सारे दोस्त आम दिनों की तरह अपने स्कूल चले गए। अब दोपहर का 12 बज गया। सजल 11 घंटे से उस कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था, लेकिन अब वह चिल्लाना शुरू कर देता है। अपने पड़ोसियों को बुलाता है। कुछ लोग अंदर आते हैं। अंदर आते ही वहां का मंजर देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है। वहां हर कमरे में लाश पड़ी हुई थी। सजल एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। पुलिस उसकी रस्सी को खोलती है। अब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। उसने बताया कि कल शाम को 7:30 बजे अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था। 7 डाकू घर के अंदर घुसे। उसमें से 2 पंजाबी भाषा में बातें कर रहे थे। सबके पास बंदूकें थी। उन्होंने घर से कीमती सामानों को लूटा और मेरे परिवार के सभी लोगों को मार डाला। मुझे भी बहुत पीटा और मुझे भी बांध दिया। पुलिस को इस लड़के पर थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। वजह यह थी कि जिस तरीके से उन गुंडों ने घर के सदस्यों को मारा था, वो बहुत भयानक था। लेकिन सजल के साथ उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसके ऊपर कोई गंभीर चोट भी नहीं आई थी। लेकिन पुलिस उससे कुछ नहीं कहती है। घर में 3-3 कत्ल हुए थे और ऊपर से यह नाबालिग बच्चा था। उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते थे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसमें भी हर बार सजल ही सामने आ रहा था। हर कड़ी सजल की ओर ही इशारा कर रही थी। सारा शक इस पर ही था। पुलिस लगभग 17 साल के नाबालिग बच्चे सजल को उठा लेती है और पूछना शुरू करती है, लेकिन वह बातों को घुमा रहा था, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस उससे सख्ती से जवाब मांगने लगी और तब वो टूट गया और अपनी पूरी कहानी खोलकर रख दी। उसने पुलिस से कहा, हाँ, मैंने ही उन तीनों को मारा है। इसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ऐसी बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी दंग रह जाते हैं। उसके दोस्तों को भी उठाकर पूछताछ करते हैं। उन्हें भी कोई पछतावा नहीं था। इनका मानना था कि दोस्त के घर वालों ने इसका सब कुछ छीन लिया था। हमने उसको ठीक करने में मदद की। अब उनके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। सारे सबूत सामने रखे जाते हैं। उन्होंने गुनाह भी कबूल कर ली थी। उन दिनों 1993 में जुवेनाइल एक्ट में 16 साल की उम्र मानी जाती थी। यानी जो भी शख्स 16 साल या इससे कम उम्र का होगा, उसे नाबालिग बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसी हिसाब से उसको सजा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर इसकी उम्र 16 साल से अधिक है, तब इसके साथ भी एडल्ट के जैसे ट्रीटमेंट होगा। जब 1993 में सजल ने कत्ल किया, तब उस समय उसकी उम्र 16 साल 11 महीने और 7 दिन थी। इसलिए इस पर मुकदमा एडल्ट के जैसे शुरू हुआ। 1995 में सेशन कोर्ट ने इसे मौत की सजा दे दी। वैसे साल 2000 में इस जुवेनाइल एक्ट को 18 साल कर दिया गया। मौत की सजा के बाद इसे अलीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फिर यह मामला गया कोलकाता हाई कोर्ट में। 1997 में इस कोर्ट ने भी
लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुना दी। सजल को अपनी सजा काटने के लिए दमदम सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, लेकिन जुलाई 2000 में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे मिदनापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना पड़ा। अब ये यहीं पर रहने लगा। साल 2001 में इसने मिदनापुर सेंट्रल जेल अथॉरिटी को बोला कि इसके किडनी में बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस वाले इसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2 पुलिस कांस्टेबल को इसकी निगरानी के लिए लगाया गया था। 15 सितंबर 2001 में यह हॉस्पिटल में ही था। इसने अपने दोस्तों से शराब का इंतजाम करवाया। वहीं पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे। उन्हें भी एक एक पैक बनाकर दिया। पुलिस वालों ने उस शराब को पी लिया और बेहोश हो गए, क्योंकि सजल ने उस शराब में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वे बेहोश हो गए तो सजल चुपचाप से उस हॉस्पिटल से भाग गया। कोलकाता से भागकर ये सीधे मुंबई आ जाता है। यहाँ पर ये एक लड़की से शादी कर लेता है और घर बसा लेता है। मुंबई में इसने 1 से 1.5 साल बिताया। फिर ये अपने पत्नी के साथ कोलकाता वापस आ गया। सजल को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने थे। इसे चाहिए था कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, इसलिए इसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। इसने कोलकाता के ही एक इलाके में एक लोकल क्रिमिनल के साथ चोरी डकैती वगैरह करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर आया तो उसने अपना नाम कमल बताया। नाम बदलने की वजह यह भी थी कि वहाँ के लोग सजल बरोई नाम से वाकिफ थे। सबको पता था कि इस नाम के लड़के ने क्या किया था। कुछ दिनों तक वो उसी क्रिमिनल के साथ काम करता रहा। फिर इसके बाद यह दूसरे गैंग में ज्वाइन हो गया, जहां पर उसने अपना नाम रखा शेख राजू। फरवरी 2003 में लोकल पुलिस शेख राजू को चोरी चाकरी के सिलसिले में अरेस्ट कर लेती है। इसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलता है। फिर इसे मिदनापुर सेंट्रल जेल में कैद कर देते हैं। धीरे धीरे 3 महीना बीता। मई महीने में यहाँ पर एक नए जेलर की एंट्री होती है। यह जेलर पहले अलीपुर सेंट्रल जेल में काम कर चुके थे। जब यह इस जेल में आए तो यहाँ पर जितने भी कैदी थे उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में इनकी मुलाकात शेख राजू से भी होती है। जेलर साहब इसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं, इससे नाम पूछते हैं। यह कहता है शेख राजू, पर जेलर को कुछ उस पर डाउट होता है। बाद में इसने कबूल कर लिया कि ये वही सजल बरोई है। इसे हाईकोर्ट के अनुसार उम्र कैद की सजा काटनी थी, यानी 14 साल जेल में रहने के बाद ही इसे जमानत मिल सकती थी। ये 2010 तक जेल में रहा। 1993 से 2001 तक 8 साल और 2003 से 2010 तक 7 साल, करीब 15 साल ये जेल में रह चुका था। जेल में रहने के दौरान ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता था। जेल अथॉरिटीज भी इसकी हॉबी को सपोर्ट करते थे। इसके कई सारे आर्टवर्क आर्ट गैलरी में भी लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने इसके बिहेवियर को देखकर 29 जून 2010 को जमानत दे दी। हालांकि 2011 में इसे चोरी डकैती के चक्कर में वापस से जेल जाना पड़ गया था। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची क्राइम की कहानी के साथ।